मधु अपने परिवार के साथ चंदनपुर शहर में रहती है। मधु की एक बड़ी ही बुरी आदत है, वो सबकी चुगली करती रहती है। रविवार के दिन मधु की ननद सीमा और उसके ससुराल वाले उनके घर आते हैं। खाना खाने के बाद सब लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। और सीमा, कैसी हो? ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हो? मैं भी ना बढ़िया हूँ। अरे तुमने जो वो अचार भेजा था ना, बहुत अच्छा था। आपको अच्छा लगा? थैंक यू भाभी, मैं इस बार ना और भेज दूंगी। अरे नहीं नहीं, और मत भेजना, मम्मी जी को कुछ खास पसंद नहीं आया, ऐसा वो कह रही थी। अच्छा, क्या कह रही थी मम्मी अचार के बारे में? अचार के बारे में तो नहीं कह रही थी, वो तुम्हारे खाने के बारे में कह रही थी कि सीमा को अभी तक ठीक से खाना बनाना भी नहीं आया। क्या? मम्मी ने ऐसा कहा? हाँ, पर कोई नहीं ना सीमा, तुम बुरा मत मानो, मुझे तो अचार बहुत पसंद आया। हाँ, मम्मी को तो मेरा कोई काम पसंद ही नहीं आता, मेरे हर काम में बस कमियां ही ढूंढती रहती हैं। सीमा और उसके ससुराल वाले अपने घर जा रहे होते हैं। तब मधु की सास कहती है, अच्छा सीमा बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ ठीक है मम्मी। सीमा रूखेपन से जवाब देकर वहां से चली जाती है। अरे, सीमा को क्या हो गया बहू? कुछ कहा क्या उसने? अब पता नहीं माँ जी। मधु अपनी सहेली संजना से बात कर रही होती है। अरे तुझे पता है, मैं ना शीला की पार्टी में गई थी उस दिन। तेरे बारे में पता नहीं वो लोग क्या क्या बातें कर रहे थे, मुझसे तो सुना भी नहीं गया। हाँ। अच्छा, क्या कह रहे थे वो लोग? शीला कह रही थी कि जब भी मैं संजना को पार्टी में बुलाती हूँ वो आती ही नहीं, उसे पैसों का बड़ा घमंड है भाई। क्या? उसने ऐसा कहा? मैं अभी उससे बात करती हूँ। अरे छोड़ ना, उसकी बात ही नहीं करनी हमें, छोड़, चल छोड़। मधु अपनी सहेली से बात कर रही होती है, तभी उसका पति सचिन आ जाता है। अच्छा संजना, मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मधु, इधर आओ। क्या हुआ जी? अरे पता नहीं क्या हो गया है, सीमा माँ से बात ही नहीं कर रही। तुमसे कुछ कहा था क्या उसने? नहीं तो जी, उसने तो कुछ नहीं कहा मुझे। पर क्या मधु, बताओ मुझे। जब ना हम सब बाहर बैठे थे तो मधु की सास मुझसे आकर बोली कि अब तुम लोग भी एसी खरीद लो, गर्मी बहुत लगती है यहाँ आकर। क्या? उन्होंने ऐसा कहा? हाँ जी, ऐसा कहा। अब मधु के घर वाले ना हमेशा ही हमें नीचा दिखाते रहते हैं। नाराज तो हमें होना चाहिए, और सीमा नाराज होकर बैठी है। कोई बात नहीं, होने दो नाराज, हमें भी फर्क नहीं पड़ता। मधु, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, कोई जरूरत नहीं है आज के बाद उससे बात करने की। ठीक है जी। एक दिन मधु टीवी देख रही होती है और उसके पास सीमा का फोन आता है। मधु टीवी में इतना ज्यादा बिजी होती है कि फोन नहीं उठाती। अगले दिन सीमा घर पर आ जाती है। अरे वाह सीमा, आओ आओ, कितने दिनों बाद आई हो। हाँ हाँ, आप लोग तो मुझे भूल ही गए हैं ना, ना बुलाते हैं ना फोन उठाते हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या हुआ सीमा, बताओ मुझे। आप लोगों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। सीमा रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी सचिन भी वहां आ जाता है। रुकिए जी, मैं बात करती हूँ सीमा से। मधु सीमा को समझाने जाती है और उसकी सास और सचिन दरवाजे के बाहर खड़े होकर सारी बातें सुनने लगते हैं। अरे छोड़ ना सीमा, तेरे भैया की तो आदत ही है बात का बतंगड़ बनाने की। मैंने उन्हें बताया भी कि सीमा के घर वालों को गर्मी लगती है,
जब वो लोग आते हैं तो हमें एक एसी ले लेना चाहिए। तो उसमें भड़क गए, कहने लगे उन्हें अपनी अमीरी पर बड़ा घमंड है। मधु की सास और सचिन ये सब सुनकर चौंक जाते हैं कि मधु ये सब क्या बोल रही है। शायद मेरी ही गलती है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था भाभी। अरे नहीं नहीं मधु, तू क्यों नहीं आएगी? ये घर तेरा भी तो है ना। माना कि मम्मी जी तेरे हर काम में कमी निकालती रहती हैं, पर तभी अचानक सचिन और उसकी सास कमरे में आ जाते हैं और मधु उन्हें देखकर चौंक जाती है। मम्मी जी, मैं ना सीमा को बस समझा रही थी कि वो कहीं ना जाए। समझा रही थी या भड़का रही थी? हाँ, तुम इतनी बड़ी चुगलखोर हो मधु, हर किसी की बुराई करती हो, सबके बारे में झूठ बोलती हो ताकि हमारे बीच झगड़ा हो। मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने तुम्हारा ऐसा रूप भी आएगा। मुझे माफ कर दीजिए जी। आपने मुझसे भी झूठ बोला भाभी। उन तीनों के सामने मधु की पोल खुल जाती है और वो सर झुकाए खड़ी रहती है। लेकिन अब कर भी क्या सकती है। कॉलेज के लास्ट ईयर में अचानक वैष्णवी की शादी वंश के साथ हो जाती है, जिसके बाद वो पढ़ाई और कॉलेज सब छोड़कर घर परिवार की जिम्मेदारियां लेकर ससुराल की चार दीवारी के बीच ही रहने लगती है। इसी तरह सालों बीत जाते हैं। माँ नाश्ता, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। वैष्णवी मेरी चाय। अरे बहू, सत्संग का समय हो रहा है, आज सुबह की चाय मिलेगी या नहीं? मम्मी, ये लोग आपको कभी घर के कामों के अलावा कुछ नहीं करने देंगे। तो फिक्र मत कर, मुझे सालों से इस सब की आदत है। तू बस कमरे में जाकर तैयार होना शुरू कर, मैं 5 मिनट में आकर तेरी मदद करती हूँ। शादी के बाद से यही वैष्णवी की जिंदगी बनी हुई है, जिसमें वो अपने आप को भूल बस ससुराल, पति और बच्चों की देखभाल में लगी रहती है। फिर भी घर में ना कोई उसकी कदर करता है और ना इज्जत, जो बेटी को अच्छा नहीं लगता। मम्मी, आपने तैयार होने में मदद तो कर दी, पर सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, आपको मेरे साथ फेस्ट में भी चलना होगा। अपनी जिद पर बेटी माँ को लेकर कॉलेज पहुंचती है, जहां दोनों फेस्ट में पार्टिसिपेट करने के साथ पूरा दिन बहुत एंजॉय करते हैं, जिसमें वैष्णवी अपने कॉलेज के दिन याद करने लगती है। पता है, मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ती थी। उस टाइम में ऐसे कॉलेज फेस्ट नहीं होते थे, पर थोड़े बहुत कंपटीशन या कॉलेज प्रोग्राम जरूर होते थे, जिसमें मैं अक्सर सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेती थी। क्या आप सिंगिंग करती हो? और मैंने कभी सुना भी नहीं। करती थी। शादी के बाद कॉलेज, गाना सब छूट गया। अब दोनों दोबारा अपनी मस्ती में लग जाती हैं और इसी तरह सुबह से शाम होती है, जिस पर माँ बेटी जैसे ही घर पहुंचती है तो सास, पति और बेटा गुस्से में बैठे उनका इंतजार कर रहे होते हैं। टाइम देखा है क्या हो रहा है? तुम घूम फिर कर इस वक्त घर आओगी तो घर का काम क्या पड़ोसी आकर करेंगे? बाहर गई हो इसका मतलब ये तो नहीं कि घर वापस आने का समय, होश सब भूल जाओ। पता है ना कि ध्रुव और मुझे ऑफिस से वापस आते ही खाना चाहिए होता है, फिर भी इतना लेट आ रही हो घर पर। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी इतना छोटा बच्चा है कि मम्मी के बिना कुछ देर अपना ख्याल नहीं रख सके। ओए, तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो जो बड़ों से जुबान लड़ाओ। मैं 2 मिनट में खाना बना रही हूँ, आप सब फ्रेश होकर आ जाइए। ये कहकर वैष्णवी रसोई में चली जाती है, ये सोच के कि ये तो सबका रोज का ड्रामा है जो अगले दिन तक ठीक हो जाएगा। पर इस बार सब ठीक होने की जगह दिन पर दिन बिगड़ता ही चला जाता है। जब पता है कि तुम्हारे अंदर एक पैसे की भी अकल नहीं है, तो इतने इम्पोर्टेंट क्लाइंट के सामने आकर ये गंवार जबान खोलने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा काम सिर्फ घर आए मेहमान की खातिर करना है, उससे बातें करना या अपनी बोर्डम सलाह देना नहीं है। मम्मी, आपको पता भी है, आपकी उन बकवास बातों की वजह से अगर उसने अपना दिमाग बदल लिया तो हमारा कितना लॉस हो सकता है।
इसलिए बोलते हैं जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा पावे। जब बिजनेस के बारे में और किसके सामने क्या बात करनी है, किसी चीज की कोई समझ नहीं है तो चुप क्यों नहीं रह सकती। इसी तरह एक एक कर घर वाले वैष्णवी को न जाने कितनी बातें सुनाते हैं, जिन्हें सुन पंखुरी को बड़ा गुस्सा आता है। पर वैष्णवी न खुद कुछ बोलती है, ना ही बेटी को बोलने देती है। फिर भी जब बहुत देर तक उनकी खरी खोटी बंद नहीं होती और पानी सिर के पार निकल जाता है, तो वैष्णवी के सब्र का बांध टूटता है और वो गुस्से में चिल्ला पड़ती है। आप सब मेरी गलतियां ही गिना रहे हो ना, तो कुछ मैं भी मदद कर देती हूँ। जिस घर में बहू, बीवी या माँ को मिलने वाला सम्मान और इज्जत नहीं मिले, उस घर में आज तक रहना मेरी गलती है। ऐसा बेटा जो माँ के साथ ही बदसलूकी से बात करता है, उसे बिगड़ने देना मेरी गलती है। ऐसा पति जो पत्नी को नौकरानी से ज्यादा कुछ ना समझे, आज तक जिसे देव समझकर पूजा की, ये मेरी गलती है। और न जाने क्या क्या, पर आज इन सब को ठीक करूंगी। ऐसा बोल वैष्णवी अपने कमरे में जाती है और थोड़ी देर बाद अपने सामान का सूटकेस लेकर बाहर आते ही बेटे को करारा थप्पड़ मार देती है। पहले बिगड़े बेटे को सुधरने की सीख के लिए ये थप्पड़। अगर दोबारा तुझे किसी के भी साथ मैंने इस तरह बदतमीजी करते देखा, तो तेरे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं है। अब वो पति और ससुराल, जहां आज तक न सम्मान मिला, न पत्नी या बहू का दर्जा और न ही इज्जत, फिर भी मैं इतने साल उन्हीं के साथ रही। इस गलती को सुधारने के लिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूं। वैष्णव की बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, पर अब वो किसी की फिक्र किए बिना घर से बाहर निकल जाती है, जिसके पीछे पंखुरी भी घर छोड़ माँ के साथ चली जाती है। आई एम प्राउड ऑफ यू मम्मी। आज आपने ये जो कदम उठाए ना, अब इन्हें किसी भी हाल में रुकने मत देना। चल बेटा, आज तुझे नानी का घर दिखाती हूँ। तेरे जन्म से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, तब से मैं भी उस तरफ नहीं गई। अब हम वहीं रहेंगे। दोनों माँ बेटी घर पहुंचते हैं और देखते ही देखते घर सेटल करने के साथ वैष्णवी अपना बिजनेस सेटल करने का भी इरादा बना लेती है, जिसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश में लग जाती है। इसी वजह से उसकी मुलाकात विष्णु से होती है, जिसके साथ मिलकर वैष्णवी अपना कैफे खोलती है, जो देखते ही देखते अगले कुछ महीनों में लोगों के बीच प्रशंसा और कामयाबी हासिल कर लेता है। एक शाम वैष्णवी और विष्णु एक साथ कैफे में बैठे होते हैं। वैष्णवी, तुम्हें नहीं पता, उस दिन सालों बाद तुम्हें अपने सामने खड़ा देख मुझे कितना अच्छा लगा था। शायद उतना ही जितना उस दिन मुझे अकेले स्टेशन पर खड़ा छोड़कर भाग जाने में लगा होगा। सॉरी वैष्णवी, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर मैं क्या करता। जिस दिन हम भागने वाले थे उसी दिन मुझे कनाडा से जॉब का ऑफर आ गया। हम यंग थे और मुझे अपने करियर की भी टेंशन थी, नहीं हिम्मत कर पाया। पर यकीन करो, उस एक फैसले के लिए मैं आज तक खुद को कोसता हूँ। जब वैष्णवी और विष्णु ये बातें कर रहे होते हैं, तो पीछे खड़ा वंश सब सुन लेता है। ओह, तो अब समझ में आया। तुम्हारे मम्मी पापा ने कॉलेज के बीच सब छुड़वाकर इतनी जल्दी में शादी क्यों करा दी थी। घर छोड़कर भागने वाली थी, वो भी इस छुछुंदर के साथ। वैष्णवी, इसने ना पहले तुम्हारी कदर की, ना आगे करेगा। प्लीज मुझसे शादी कर लो, हम साथ में बहुत खुश रहेंगे। ओ भाई साहब, इसने बस घर छोड़ा है, हम आज भी पति पत्नी है, तो अच्छा होगा कि तुम इससे दूर रहो। बस, अब कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। विष्णु, तुम अपना एक चांस सालों पहले खो चुके, और वंश, आपको कल हमारे डिवोर्स पेपर मिल जाएंगे। ये कहकर वैष्णवी वहां से चली जाती है और अब आत्मनिर्भर बन आत्मसम्मान के साथ खुशी खुशी बेटी के साथ रहती है। अरे वाह, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है किचन से। कुछ स्पेशल बन रहा है क्या? क्यों ना बनाऊं? मेरी ननद पहली बार घर आ रही है, तो उसका सारा फेवरेट खाना बनाया है मैंने। नीता, तुम प्रीति को अभी ठीक से जानती नहीं, इसलिए बताना मेरा फर्ज है कि प्रीति जरा
टेढ़े स्वभाव की है। उसे हर बात में दूसरों की गलती निकालने की आदत है और बहुत नखरे हैं उसके। तो क्या हुआ, वो तुम्हारी छोटी बहन है और हमारी शादी के बाद पहली बार हमारे घर आ रही है, इसलिए उसके सारे लाड़ पूरे करेंगे। फिर जल्दी उसकी शादी भी हो जाएगी, तो यही मौका है ना उसकी खातिर करने का। ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें वार्न कर दिया है। नीता अपनी ननद प्रीति के पहली बार घर आने से बहुत खुश थी, लेकिन उसका पति सतीश अपनी बहन के स्वभाव को लेकर बहुत टेंशन में था। अगले दिन प्रीति घर आई। अरे प्रीति, आ गई तुम? अब यहाँ आने के लिए निकली थी, तो यहीं आऊंगी ना भाभी? और माँ बाबूजी सब कैसे हैं? सालों से जैसे हैं वैसे ही हैं। भाभी अब बातें छोड़ो और खाना लगाओ ना, बड़ी भूख लगी है। अ, हाँ हाँ, तुम बैठो, मैं अब भी खाना लगाती हूँ। देखो प्रीति, मैंने तुम्हारी पसंद की सब्जी, पराठा, दही बड़ा और बादाम का हलवा भी बनाया है। पसंद आएगा ये नहीं, वो तो खाकर ही पता चलेगा ना। प्रीति, तू आते ही शुरू हो गई। नीता ने इतने प्यार से तेरा फेवरेट खाना बनाया है, चुपचाप खाना शुरू कर। कैसा बना है सब? ठीक ठाक ही है, कुछ खास नहीं है। ओ सॉरी प्रीति, मैं अगली बार और अच्छी तरह बनाऊंगी। देखते हैं। चलो, मेरा खाना तो हो गया, अब मैं आराम करने जा रही हूँ। मैंने कहा था ना, ये प्रीति बहुत बदतमीज है। तुमने उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाया, लेकिन उसे इस बात की कोई कदर ही नहीं। उसे बस हर चीज में खामी निकालनी है। माँ बाबूजी के लाड ने उसे बहुत बिगाड़ दिया है। कोई बात नहीं जी, वो जरा मूडी है, लेकिन हमारे परिवार में सबसे छोटी भी तो है ना। लाड़ तो ज्यादा होंगे ही। नीता ने अपनी ननद की बातों का बुरा बिल्कुल नहीं माना, लेकिन प्रीति भी कहाँ मानने वाली थी। ये घर है या चिड़ियाघर? कितना शोर है। भाभी, कितने लोग आते हैं यहाँ सुबह सुबह? हर 10 मिनट में डोरबेल बजती है, मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। अरे प्रीति, दूध वाला, अखबार वाला, काम वाली बाई, सब्जी वाला, सब सुबह ही तो आते हैं, क्या करूं मैं? अरे तो आप सुबह सुबह क्या करती हो? सब्जी और दूध आप ले आया करो। अखबार वाले को बोलो कि चुपचाप दरवाजे पर अखबार छोड़ जाए, और काम वाली को बोलो कि जरा देर से आए। लेकिन प्रीति, बस भाभी, मैंने कह दिया ना, जब तक मैं यहाँ हूँ सुबह घंटी नहीं बजनी चाहिए। आप सबको बोल दो बस। नीता, मेरा टिफिन पैक कर दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। सॉरी जी, मैं कपड़े धो रही थी ना, तो खाना बनाने में थोड़ी देर हो गई। अरे, वॉशिंग मशीन के होते इतनी देर कैसे हो गई? वो प्रीति के कपड़े थे, उसने कहा कि वॉशिंग मशीन में धोने से खराब हो जाएंगे, तो हाथ से धो रही थी। उफ, ये लड़की। प्रीति, प्रीति! क्या है भैया, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारी भाभी घर का पूरा काम करती है, तुम अपने कपड़े भी नहीं धो सकती? मुझे नहीं आता कपड़े धोना, घर पर भी हमेशा माँ कपड़े धोती है। तो तुम कब सीखोगी? रहने दो जी, शादी के बाद तो इसे सारा काम सीखना ही पड़ेगा ना। मैं आपकी तरह नहीं हूँ भाभी, मैं तो शादी के बाद भी कपड़े नहीं धोने वाली। शादी के बाद जो करना है कर लेना, लेकिन यहाँ अपनी भाभी का काम में हाथ बटाओ, काम मत बढ़ाओ। सब समझ रही हूँ, ये सब भाभी ने सिखाया है ना आपको। आपको इतनी दिक्कत है तो मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? मैं बोलती हूँ बाबूजी को, मेरी टिकट करवा दे आज ही। अरे अरे प्रीति, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो, मैं खाना रेडी होते ही तुम्हें बुलाती हूँ, ठीक है? तुम ये ठीक नहीं कर रही हो नीता। तुम जितना झुकोगी ये उतना ही तुम्हें परेशान करेगी। अरे कोई बात नहीं जी, शादी के बाद उसे काम करना ही पड़ेगा ना, अभी मायके के मजे लेने दो। सतीश का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। प्रीति के नखरे और बढ़ गए। ये क्या किया?
हे भगवान, मेरा फोन! अब क्या हुआ प्रीति? ये देखो तुम्हारी बीवी ने क्या किया। कपड़ों के साथ मेरा फोन भी गीला कर दिया, और तो और मेरा कुर्ता भी फाड़ दिया। सॉरी प्रीति, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। ऐसे कैसे नहीं किया? हाँ, मेरा फोन क्या अपने आप पानी में चला गया और कुर्ता खुद ब खुद फट गया क्या? तुमने बिस्तर पर कपड़े का ढेर रखा था ना, मैंने वैसे ही उठाकर गीला कर दिया। और तुम्हारा कुर्ता तो पहले से फट रहा था, ब्रश लगाया तो फट गया। इसमें मेरी क्या गलती? वाह वाह वाह, कपड़े के ढेर में मोबाइल नहीं दिखा आपको? आंखें हैं या बटन? प्रीति, बहुत हो गया। अब नीता से जरा भी बदतमीजी की ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे कपड़े तो मैं खुद धोने चाहिए, लेकिन वो तुम नीता से धुलवाती हो। कम से कम कपड़े चेक तो कर लेती थी कि कोई सामान तो नहीं रखा। ऊपर से उसी को उल्टा सीधा बोल रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो भाभी को आनी चाहिए। इन्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं तो बोल देती। मेरा फोन और मेरे कपड़ों से बदला क्यों लिया? मैं सच कह रही हूँ प्रीति, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। नीता, तुम्हें प्रीति को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे सफाई मत दो। सफाई तो तुम माँ को देना। मैं आज ही गांव जा रही हूँ और माँ को सब बताऊंगी कि मेरी भाभी कितनी बुरी है और भैया कैसे झोरू के गुलाम बने घूम रहे हैं। ठीक है, जो बोलना है बोल देना। चलो, मैं तुम्हें अभी बस स्टैंड पर छोड़ कर आता हूँ। इस तरह प्रीति अपनी भाभी को बुरा भला कहकर गांव चली जाती है। कुछ हफ्तों में उसकी शादी भी हो गई, लेकिन नीता को अब भी बुरा लग रहा था कि उसकी ननद रूठकर उसके घर से गई और अब उसकी सास भी उससे नाराज थी। तुम इतना क्यों सोच रही हो? जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन प्रीति दुखी होकर यहाँ से गई है और तभी से माँ जी भी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही। उन्हें लग रहा होगा कि उनकी बहू बहुत बुरी है। उनकी बेटी के साथ इतना बुरा किया मैंने। ऐसा कुछ नहीं है नीता, माँ ऐसा नहीं सोचती। तभी प्रीति और उसकी माँ यानी कि नीता की सास वहां आ गए। भाभी, भाभी! अरे माँ, प्रीति, आप दोनों यहाँ? क्या हुआ प्रीति, और तुम रो क्यों रही हो? सॉरी भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दो भाभी। अरे किस बात की माफी? माँ, बात क्या है, क्या हुआ? यह तो प्रीति ही बताएगी। बोलो प्रीति, क्या हुआ? होना क्या था भाभी, मुझे अपने कर्मों की सजा मिली है। जैसा बुरा बर्ताव मैंने आपके साथ किया, शादी के बाद वैसा ही बर्ताव मेरी ननद ने मेरे साथ किया। वो बात बात पर मेरी गलती निकालती है, सारा काम मुझसे करवाती है और फिर भी सबको मेरे खिलाफ भड़काती है। अरे, ये क्या बात हुई? सुनिए जी, आप प्रीति के ससुर जी और दामाद जी से बात कीजिए। हमारी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? अरे बहू, उनसे तो तुम्हारे बाबूजी बात कर लेंगे, लेकिन उसके पहले प्रीति को तुमसे कुछ कहना है। भाभी, जब मेरी ननद मेरे साथ ऐसा कर रही थी तो मुझे उसका बुरा नहीं लगा। मुझे इस बात का बुरा लगा कि यही सब मैंने आपके साथ किया, जबकि आप तो मुझसे कितने प्यार से बात करती थी। जो वो कर रहे हैं वो तो मेरे कर्मों का फल है, मैं भुगत लूंगी, लेकिन मुझे आपसे माफी मांगनी थी। प्रीति ने मुझे सब कुछ बताया कि उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई ताकि वो तुमसे माफी मांग सके। भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन अब मैं सुधरना चाहती हूँ। प्रीति, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे बड़े भैया का घर है, यहाँ तुम जितना चाहे नखरे कर सकती हो। बस मुझसे रूठ के कभी मत जाना। नहीं भाभी, मैं आपसे कभी नहीं रूठ सकती, बस आप मुझे माफ कर दो। हाँ बहू, एक बार कह दो कि तुमने प्रीति को माफ कर दिया। हाँ प्रीति, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं,
मैंने तुम्हें माफ किया, बस। अब तुम यहाँ कुछ दिन आराम करो, जब तक तुम्हारे भैया तुम्हारे ससुराल वालों को समझा नहीं देते। माँ प्रीति, एक बात आप सबको समझनी चाहिए कि अगर हर सास ये याद रखे कि वो भी कभी बहू थी, और हर ननद ये याद रखे कि उसे भी कभी किसी की भाभी बनना है, तो किसी घर में कभी क्लेश नहीं होगा। हर आंगन में बस खुशियाँ और प्यार ही बिखरेगा। तो इस तरह ननद को अकल भी आई और अपनी गलती भी समझ गई जब वो किसी की भाभी बनी। एक लड़की भले ही शादी कर अपने ससुराल चली जाए, पर उससे अपना मायका कभी नहीं छूटता, खास करके अपना भाई। नेहा की शादी को 1 साल हो गया था। एक रोज वो अपने भाई को फोन करके कहती है, ऐसा कौन सा काम कर रहा है तू कि तुझे छुट्टी नहीं मिलती? देख, इस बार अगर तू नहीं आया ना राखी पर, तो समझ लेना तेरी बहन तुझसे कभी दोबारा बात नहीं करेगी। यहाँ भी नमक कम है भाई साहब। भाई से भरत मिलाप हो गया हो तो जरा कढ़ाई में चढ़ी आलू की सब्जी भी देख लें। सॉरी भाभी, वो मैं साल भर हुआ नहीं शादी को, रोज तो तू अपने घर वालों से वीडियो कॉल पर बात करती है, 4-4 घंटे फोन पर बात करती है, उसके बाद भी तेरी बातें रह ही जाती है कि तुझे अब रसोई में भी बात करनी है। ये कहकर बड़बड़ाती हुई सीमा हॉल में चली जाती है और आटा गूंथती हुई अपनी सास से कहती है, 2 महीने पहले ही तो पूरे 1 हफ्ते अपने मायके रहकर आई है, अब फिर से इसे अपना भाई याद आ रहा है। हमारे मायके से तो कभी कोई नहीं आया और यहाँ लोग अपने मायके से अपने भाई भतीजों को बुला रहे हैं। नमक कम है भाई साहब। ऐसा है तो मेरी मम्मी तो बिलासपुर में अकेली रह रही है 4 महीने से, मैं उन्हें भी तो बुला लेती। अरे आया कहाँ है उसका भाई, तू तो अभी से चालू हो गई, और 2 दिन मिलकर भाई चला जाएगा तो क्या हो जाएगा। चल हट, मैं आटा गूंद देती हूँ। कुड़ते कुड़ते खाना नहीं बनना चाहिए, वरना खाने वाला भी चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है। हाँ भाभी, आप ना बेकार में ही परेशान होने लग जाती हो। कौन सा सौरभ को छुट्टी मिल ही जाती है, 1 साल से भाभी उसे बुला रही है, आज तक आया है क्या वो तो आजकल आपका बहुत ही घनिष्ठ मित्र बन गया है दी। आपकी हर फोटो पर नाइस पिक लिखता है, देखा है मैंने। आप तो उसके आने से खुशी होंगी। नमक कम है भाई साहब। कहीं ये नंदिनी दी सौरभ के झांसे में आ गई तो ननद भाभी एक हो जाएंगी और सब मिलकर मुझे ही अलग कर देंगी। सौरभ को तो इस घर में आने ही नहीं दूंगी मैं। बेचारी सीमा मन ही मन ये कह रही होती है कि दरवाजे से दीदी दीदी कहता हुआ सौरभ सीधा अंदर आ जाता है। अपने भाई की आवाज़ सुनकर रसोई से भागती हुई नेहा सौरभ के गले लग जाती है। सौरभ को देखकर नंदिनी शर्मा जाती है। बहन से ही मिलता रहेगा कि बाकी लोगों से भी मिलेगा? जा अपनी बड़ी दीदी सीमा दीदी से भी मिल ले, माँ के पैर छू। ये अच्छा है कि नंदिनी तेरी ही उम्र की है। यहाँ अगर मैं रसोई में रहूंगी तो तेरा मन नंदिनी के साथ तो जरूर लग जाएगा। सौरभ जैसे ही सीमा के पैर छूने झुकता है कि सीमा पीछे हो जाती है। अब ठीक है सौरभ, मैं रोटियां सेकने जाती हूँ, तुम बाकी लोगों से मिल लो। बेचारी सीमा जो पहले ही अपनी देवरानी को इस घर से बाहर देखना चाहती थी, अब तो उसके परिवार वाले भी इस घर में आ रहे हैं और उन्हें आता देख उसे अपने हाथ से सत्ता जाती हुई दिख रही थी। आज तक इस घर में मेरा राज था, जब से ये लड़की घर में आई है तब से सबकी चहेती बन बैठी है। अब धीरे धीरे अपने मायके वालों को भी इस घर में घुसाना चाह रही है। क्या मैं समझती नहीं हूं इसकी चाल? सौरभ बेटा, अगर तेरे जीजा ने ही तुझे इस घर से धक्के मार कर नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम भी सीमा नहीं। रात को सभी बैठकर घर पर गप्पे मार रहे थे। सौरभ के आने से मानो पूरे घर का माहौल ही बदल गया हो। रात के खाने की तैयारी भी करनी है। नमक कम है भाई साहब, आप लोग गप्पे मारिए, मैं चलती हूँ रसोई में। मैं भी आती हूँ ना भाभी। अरे हट पगली, आज ही तो तेरा भाई आया है, कुछ देर तो उसके साथ बैठ, वरना वो क्या सोचेगा कि हम सब उसके दीदी से ही सारा काम करवाते हैं।
सीमा के बदले मिजाज से सब चौंक जाते हैं, पर मन ही मन खुश भी होते हैं। पर सीमा तो चाल चल रही थी। वो जाकर रसोई में खाना तैयार करती है और सौरभ के लिए अलग से सब्जी निकालती है और उस सब्जी में जानबूझकर 1 चम्मच मिर्च और नमक डाल देती है। फिर एक आदर्श बहू बनकर सीमा सभी को खाना परोसती है। जैसे ही सौरभ पहला निवाला मुंह में लेता है तो ऊ आ करके चिल्लाने लगता है, ओह इतनी मिर्ची, पानी पानी। तुम ठीक तो हो ना सौरभ? लो पानी पियो। अरे साले साहब, तुम तो चटपटा खाने वालों में से हो, तो हुआ कैसे कर रहे हो? जरा मैं भी तो चखूं। चटपटा? शायद आप किसी और के साले के बारे में बात कर रहे हैं रोमी जी। मुश्किल से एक तो साला है और उसकी भी पसंद नापसंद का आपको ख्याल ही नहीं है। मैंने भाभी को खास बताया था कि सौरभ जरा भी तीखा नहीं खा पाता, ऊपर से बेचारे के मुंह में छाले हो रखे हैं। उसके बाद भी आपको याद नहीं रहा भाभी? मम्मी क्या सोचेंगी कि मैं कैसी बहन हूँ, एक दिन भी अपने भाई का ख्याल नहीं रख पाई। रोमी खाने को चखता है तो उसे सब कुछ बराबर लगता है, क्योंकि तीखा खाना तो बस सौरभ के लिए बना था। मौके का फायदा उठाती हुई सीमा फूट फूट कर रोने लगती है। नमक कम है भाई साहब, लगता है मुझसे गलती हो गई, खाना बनाने में मिर्च ज्यादा पड़ गई है, सौरभ मुझे माफ कर दे। आप माफ़ी मत मांगिए भाभी, खाना तो बिल्कुल परफेक्ट है। साले साहब, आप इतना आ ऊँ क्यों कर रहे हैं? कहीं कोई और बात तो नहीं? नहीं जीजा जी, सब्जी इतनी तीखी है, मैं क्या बताऊं। और नमक नहीं सौरभ, मैंने भी टेस्ट की सब्जी, ठीक ही लगता है। शायद तुम्हारे मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ होगा। तुम पानी पियो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना लाती हूँ। नंदिनी के साथ सौरभ और नेहा रसोई में चले जाते हैं। आज तक मेरे हाथ से खाना बनाते वक्त ऐसी भूल कभी नहीं हुई। कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। लगता है मेरे हाथ का स्वाद ही चला गया है। बिन बात की कितनी खरी खोटी सुना गई नेहा मुझे। आज तक जब मैं भारी गर्मी में खाना बनाती थी तो किसी ने 2 अच्छे बोल नहीं कहे, और आज एक गलती पर नमक कम है भाई साहब। क्या भाभी, आप भी ना, आज तक हम आपके ही हाथ का बना खाना खाते आ रहे हैं। हम कुछ नहीं भूले हैं भाभी। और साले साहब और नेहा की बातों को आप इग्नोर कीजिए, मैं नेहा से रात में बात करता हूँ। ये थी शुरुआत साले और जीजा के बीच मनभेद की, और अब सौरभ के बाद इस झांसे में फंसने का नंबर था नेहा का। रात को 1 बजे अपने कमरे से निकलकर सीमा रसोई में जाती है, जहां पहले से ही नंदिनी उसका इंतजार कर रही थी। वाह भाभी, इसे कहते हैं चाल। पर जब कोई कांड करती हो ना आप, तो मुझे भी बता दिया करो। खैर, अब समय आ गया है नेहा भाभी का इस घर से और हमारी ज़िंदगी से निकलने का। कॉलेज में मेरी फर्स्ट प्लेस लेने वाली नेहा ने क्या सोचा कि मेरी भाभी बनने के बाद वो मेरे घर में भी फर्स्ट प्लेस ले लेगी? नो वे। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कहाँ दिखता है। सौरभ की सबसे करीबी दोस्त दिख रही नंदिनी असल में इस सारे षड्यंत्र में शामिल थी, और ये सब भी उसके प्लान का ही हिस्सा था। अब ये ननद भाभी की जोड़ी मिलकर आगे क्या चाल चलती है, इसके लिए हमें अगले भाग का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए सोचते रहिए कि आगे क्या क्या होने वाला है। तुम टेंशन मत लो नंदिनी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। बस बुरा तो इस बात का लग रहा है कि इस ज़माने की होकर भी दीदी के मन में ये सब कैसे आ सकता है। दोपहर के वक्त जब सभी सो रहे थे, सीमा चुपके से अपनी सास के कमरे में जाती है और उनके तकिए के नीचे से उनकी तिजोरी की चाबी चुरा लेती है। अब खानदानी हार जाएगा सौरभ के कमरे में, और सौरभ होगा इस घर से बाहर। नमक कम है भाई साहब। सीमा अपनी सास की तिजोरी से खानदानी हार को चुराकर सौरभ के कमरे में रख देती है। शाम को जब सभी चाय पी रहे थे, मैंने एक जगह तेरी शादी की बात चलाई थी नंदिनी, कल ना वो लोग तुझे देखने आएंगे।
बड़ा अच्छा परिवार है, रईसों में गिनती की जाती है उनकी। तो अच्छी तरह से तैयार होना, ये रिश्ता कटना नहीं चाहिए। अच्छा, क्या पहनना है सब कुछ अभी से फाइनल कर लेना। मम्मी, मुझे अपना वो खानदानी हार दे दो ना, कल मैं साड़ी के साथ उसे ही पहन लूंगी। आज से तो तुम देती नहीं हो। बाकी सब भी तो देखी कि नंदिनी किसी से कम नहीं है। माहेश्वरी अपने कमरे में जाती है और तिजोरी खोलती है, पर वहां पर हार नहीं था। वो घबराती हुई पसीने से लथपथ बाहर आती है। हार, हमारा खानदानी हार अपनी जगह पर नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? नेहा, आखिरी बार मैंने तुझे दिया था ना हार, तब तो था हार। मेरे सामने ही मम्मी जी, आपने उस हार को तिजोरी में रखा था। तो कहाँ गया हार? मेरी किस्मत ही खराब है। कल जब मुझे उस हार की जरूरत है तो आज हार चोरी हो गया। मुझे पता है भाभी कि आप दोनों को वो हार बहुत पसंद है। मैं उसे दहेज में थोड़ी ना ले जाती। कल बस आधे घंटे की तो बात थी। किसी को मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं इस घर में। तभी वहां रोमी आ जाता है। ये सब क्या चल रहा है? नंदिनी, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तक हमारे घर से कभी कुछ भी चोरी नहीं हुआ। यही होगा हार, सब मिलकर ढूंढते हैं, मिल जाएगा। सभी मिलकर इधर उधर पूरे घर में हार ढूंढना शुरू करते हैं, और जैसे ही रोमी सौरभ के कमरे में पहुंचता है, उसे वहां वो हार मिल जाता है। साले साहब, अब आप हार भी पहनने लग गए हैं? हाँ नेहा, फिर ये मत कहना कि मैं अपने इकलौते साले की पसंद और नापसंद को नहीं जानता। मुझे नहीं पता जीजा जी, ये हार मेरे कमरे में कहाँ से आया। और दीदी देख रही हो ना, जीजा जी डायरेक्टली मुझे चोर कहना चाह रहे हैं। इसीलिए मुझे बुलाया था क्या? पता नहीं मैं क्यों आया इस घर में। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ जाती है कि हाथापाई तक आ जाती है, और इस सब को रोकने के लिए अपने पति और भाई के बीच जाकर नेहा कहती है, मैंने लिया था हार, मैंने की है ये चोरी, क्योंकि मुझे ये हार पसंद था। और मैं ऐसा नहीं करती तो सीमा भाभी इस हार को भी ले लेती। जैसे इस घर का आधे से भी ज्यादा हिस्सा उन्होंने ले लिया है। वाह नेहा वाह, मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली। चली जाओ मेरे घर से अपने भाई को लेकर। मेरे भैया दूसरे शहर में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भाभी अकेली है। उनके लिए उनका देवर जिंदा है। नेहा कुछ नहीं कहती और अपना सामान बांधकर अपने भाई के साथ उस घर को छोड़कर निकलने जाती है। तब माहेश्वरी कहती है, हो गया प्लान सफल ननद भाभी का। तभी दरवाजे से नेहा और सौरभ के साथ घर का बड़ा बेटा गौतम आता है। तुम दोनों को क्या लगा कि घर में मेरे पीठ पीछे तुम दोनों ये साजिश करती रहोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? जब तुम मेरे कमरे में आई थी ना, मैंने तभी तुम्हें मेरी तिजोरी से हार चुराते हुए देख लिया था सीमा। कल रात जब मैं पानी लेने हॉल में आई तो तुम दोनों की गुटरगू भी मैंने सुन ली थी। मैं तो बस देखना चाहती थी कि मेरी बेटी और बहू कितना गिर सकती है, और देखो। क्या समझा था सीमा मैंने तुझे, और तू क्या निकली? दूसरे शहर में मैं क्यों जाता हूँ? तेरे लिए ना। जो पैसे आएंगे वो तेरे ही तो काम आएंगे। मेरे खर्चे ही कितने हैं, पर तेरा मन नहीं भरा। भाभी तो माँ समान होती है, पर तुझे तो अपनी देवरानी ही नहीं भाई। इसीलिए ही शायद भगवान ने तेरी कोख सुनी रखी। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? इस सब का इल्जाम बेचारे सौरभ पर लगा दिया। अरे इस सब की सूत्रधार तो हमारी खुद की बेटी ही है। तू तो अपने मायके में आग लगाने से नहीं चुकी, तो ससुराल को तो राख कर देगी बेटी। जिस घर में तेरे जैसी बेटी हो, उस घर में मंथरा की जरूरत ही क्या होगी? अब नंदिनी और सीमा का राज सबके सामने आ चुका था। वो दोनों फूट फूट कर रोने लगती है। सीमा रोती हुई अपनी देवरानी के पैरों में गिर जाती है। मुझे माफ कर दे नेहा, मेरी तो कोई औलाद ही नहीं है। जो था ये परिवार ही था। तेरे आने के बाद जब वो प्यार भी बंटने लगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैं माफी नहीं मांगूंगी मम्मी। कॉलेज से लेकर आज तक भाभी ने मेरा सब कुछ छीना है, सब कुछ। उस वक्त तुम मेरी क्लास की एक आम लड़की थी, पर अब तुम मेरी ननद हो। मेरे लिए ये रिश्ता सबसे ऊपर है।
तुम एक बार मुझ पर विश्वास करके तो देखती नंदिनी। सभी एक साथ बैठो और इस बारे में बात करो। परिवार में मतभेद होना तो चलता है, पर मनभेद नहीं। इतनी बड़ी बात नहीं हुई है, बात को बढ़ाओ मत। इस बात पर यही मिट्टी डालो और खत्म करो। नमक ज्यादा हो गया भाई साहब। माहेश्वरी की बुद्धिमत्ता के कारण बात ज्यादा बिगड़ने से पहले ही संभल जाती है और धीरे धीरे सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। आदत तो है, लेकिन मैं खुद बनाने के लिए आ ही रही थी। तू परेशान मत हुआ कर बिटिया, तू बस खुशी खुशी हमारे साथ रह, यही मेरे लिए काफी है। माँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसी सास मिली है, जो मेरी सगी माँ से भी ज़्यादा मुझे प्यार करती हैं और मेरी परवाह करती हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मैंने पिछले दिनों आपसे बहुत बदतमीज़ी से बात की है। मुझे अपने रूप और दौलत पर गुरूर होने लगा था, जिसने मुझे अंधा बना दिया, और उसी पैसों के घमंड में मैं ये अनमोल प्यार को किनारे कर बैठी। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ माँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये बोलते बोलते शोभा जोर जोर से रोने लगती है और अपनी सास लीलावती के पैरों में गिर जाती है। लीलावती शोभा का ऐसा बर्ताव देखकर परेशान हो जाती है और शोभा को उठाते हुए कहती हैं, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ बहू। मुझे पता था कि एक ना एक दिन तुझे एहसास होगा, और देख आज तुझे प्यार और पैसों के बीच के फासले का एहसास हो ही गया। थोड़ी देर से ही सही तुझे अकल आ गई, वही मेरे लिए काफ़ी है। अब तो रो मत बिटिया। लीलावती के इतना कहते ही शोभा झट से उनके गले लग जाती है और अब शोभा मायके से आने वाली हर चीज़ को वापस मायके भेज देती है और अपने परिवार में हंसी खुशी रहने लगती है।